नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुद्रप्रयाग में। शुक्रवार को गौरीकुंड डाट पुलिया के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से 2 दुकानों और एक खोखा बह गया। भूस्खलन से मलबे में 20 लोगों के दबे होने की सूचना है। बीते शुक्रवार को लापता लोगों में से 3 शव बरामद किए गए थे। शनिवार सुबह से ही 17 लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू कार्य जारी है। अधिकारी मौके पर मौजूद है। स्थानीय प्रशासन की एक टीम के साथ लगभग एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तलाशी अभियान में लगे हुए हैं। राहत बचाव कार्य में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौरीकुंड हादसे का स्थलीय निरीक्षण करने नहीं पहुंच पाए। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, अभी क्या कुछ स्थिति हादसे वाले स्थल की, और क्या अभी तक जो लोग लापता हुए उनकी जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो गौरीकुंड में हादसा घटित हुआ जिसमें 3 लोगों की डेड बॉडी कल ही रिकवर हो गई थी। बारिश बहुत बड़ी बाधा बन रही है और मौसम भी जो है साथ नहीं दे रहा है रेस्क्यू अभियान को तेज करने के लिए। हालांकि जेसीबी मशीन लगाकर मलबे को हटाया गया है और मैनुअली एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सर्च अभियान चला रही हैं। सोनार मशीन को भी लॉन्च कराया गया है जो कि डीप डाइविंग यानी नदी के भीतर जाके सर्च करती है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है राज्य के पास जिसका उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को आज जाना था घटनास्थल पर, परंतु यानी मौसम की स्थिति नहीं थी, लिहाजा उनका हेली मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं। कल वो आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे और आज फोन से अफसरों से बातचीत करके अपडेट ले रहे हैं। जहां तक मिसिंग लोगों की सवाल है तो लापता लोगों की तलाश के लिए ऋषिकेश में नदी के आसपास लोगों को लगाया गया है, जबकि ड्रोन टेक्नोलॉजी से को चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की जो सीनियर अफसर हैं, विशेष सचिव गृह हैं रिधिमा अग्रवाल और सचिव आपदा, वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा मौसम की बाधा की वजह से जा रही है सर्च रेस्क्यू अभियान में। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड के भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ धामी सरकार कड़ा एक्शन लेने जा रही है। यही वजह है कि सीएम धामी ने उन अधिकारियों का ब्यौरा मांगा है जिनके खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। साथ ही सुस्ती बरत रहे जांच अधिकारियों को लेकर सख्त हिदायत भी दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायत मिली थी कि कई विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार या अन्य लापरवाहियों की जांच चल रही है, लेकिन जांच अधिकारी इसमें तेजी नहीं ला रहे हैं, जिसके चलते अधिकारियों की जांच लंबित पड़ी हुई है। इस मामले पर सीएम धामी अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर चुके हैं। वहीं सीएम धामी ने सचिव शैलेश बगौली से ऐसे सभी अधिकारियों की जानकारी मांगी है जिन पर भ्रष्टाचार या अन्य लापरवाहियों की जांच लंबित है। अब सचिव सीएम शैलेश बगौली के सभी अपर मुख्य सचिवों से लेकर प्रभारी सचिवों को अपने विभागों के अधीन ऐसे अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी है जिनके खिलाफ लंबे समय से प्रशासनिक जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कुछ महीनों में भ्रष्ट और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर एक बड़ा संदेश दे चुके हैं, जिसमें उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरविंदर सिंह बवेजा, रेलवे स्टेशन में कर चोरी का मामला और देहरादून के रजिस्ट्री ऑफिस में जमीनों के दस्तावेजों में हेरफेरी मामले पर सरकार सख्त रूप अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई कर चुकी है। देवभूमि है, देवभूमि में लोग पारदर्शिता की, शुचिता की जो है उम्मीद करते हैं। एक प्रकार का कल्चर चाहते हैं, एक संस्कृति चाहते हैं, तो उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी किसी गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। और पूर्व में भी जो इस प्रकार के मामले आए हैं उन पर हमने कार्रवाई की है। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, भ्रष्टाचार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जीरो टॉलरेंस देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर तमाम उन अधिकारियों की लिस्ट मांगी है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अवैध कटान के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। रेलवे स्टेशन पर टैक्स चोरी का मामला हो, रजिस्ट्री दफ्तर में कागजों से छेड़छाड़ का मामला हो, हरविंदर बवेजा के खिलाफ निलंबन के बाद एसआईटी भी बन चुकी है। मुख्यमंत्री लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो लोग करप्ट हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से साठगांठ करके खुद को बचा रहे हैं, तो ऐसे लोग नहीं बचने चाहिए। लिहाजा कार्मिक विभाग के सेक्रेटरी को उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करके मंगाइए और उनके विरुद्ध यदि कोई जांच लंबित है तो उसका स्टेटस क्या है ये भी पता लगना चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जो कार्रवाई है वो और तेज होने जा रही है। जानकार तो ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से भी कुछ अधिकारियों की शिकायत मिली। जी ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। आनंद मैरिज एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शॉल और बुके भेंट करके आभार व्यक्त किया है। काफी समय से सिख समाज द्वारा इस लंबित मांग को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। इस अवसर पर श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरबख्श सिंह, रेस कोर्स के अध्यक्ष बलवीर सिंह और पटेल नगर गुरुद्वारा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुलजार और सिख समाज से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हमारे साथ लगातार सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप, आनंद मैरिज एक्ट को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी और देखिए कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई है और कहीं ना कहीं इसकी खुशी सिख समाज में देखने को मिली है। जी बिल्कुल, गुरुवार को शाम 4 बजे जो कैबिनेट बैठक हुई, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ साथ जो आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है, ये सिख समाज में इसका प्रचलन है। सिख समाज में इस पद्धति के मुताबिक शादी होती है, परंतु अभी तक पंजीकरण नहीं होता था। कुछ जानकारी नहीं थी लोगों को और दूसरा सरकारी व्यवस्था भी नियमों में नहीं थी। अब ये विवाह भी पंजीकृत हो सकेगा। इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह भी हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि वो चाहते हैं कि समाज सुरक्षित हो और एक सुरक्षा का भाव लोगों में हो। दूसरा, विदेश यात्रा या विदेश में विवाह करने के समय भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती थी, जिस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परंतु राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब ये सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और जो सिख समाज में विवाह होते थे उनका भी पंजीकरण हो सकेगा। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बहनों को सीएम पुष्कर धामी ने रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है। रक्षाबंधन यानी कि 30 अगस्त को महिलाओं को रोडवेज बसों में कोई किराया नहीं देना होगा। महिलाएं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में पूरी तरह से फ्री में सफर कर सकेंगी। इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन सचिव अरविंद सिंह हांकी ने आदेश जारी किया है। आपको बताते चले कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। यह राखी भाई बहन के प्यार को अटूट बंधन में बांधता है। ऐसे में खास मौके पर धामी सरकार ने बहनों के आने जाने के लिए फ्री सफर की सुविधा दी है। और सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए रक्षाबंधन का त्योहार पास आ रहा है और उससे पहले ही सरकार के द्वारा ये बड़ा तोहफा बहनों के लिए, और देखिए हर साल ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी बहनों को रक्षाबंधन पर तोहफा देते हैं। देखिए, इस वर्ष राज्य सरकार ने एक फैसला और किया है। रक्षाबंधन पर जब मुफ्त रोडवेज में सफर करने की व्यवस्था होती थी, आदेश होते थे जी। तो वो 1 या 2 दिन पहले होते थे, तो लोगों को कई दफा पता नहीं लग पाता था और विभाग को भी जानकारी देर से मिलती थी। परंतु इस बार रक्षाबंधन के पर्व से काफी पहले निर्णय लेकर और इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी को आसानी दी है, एक सुविधा दी है कि वो समय से ही अपनी यात्रा पर जो निकल रहे हैं, राज्य के भीतर जहां भी वो यात्रा पर जाएंगे, परिवहन निगम की बसों का इस्तेमाल करेंगी बहन, उनको निःशुल्क ये सुविधा होगी। वो कहीं भी आ जा सकती हैं और रक्षाबंधन के राज्य सरकार ने पहले निर्णय करके ये कोशिश की है कि ताकि समय से दूर दराज रहने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने की 4 साल पूरे होने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 का दिन ऐतिहासिक है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, 5 अगस्त 2019 का दिन। चूँकि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान ये पूरी तरह से लागू हो पाया और इसका पूरा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई और देश का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिस अध्याय की लोग देश की आज़ादी के कालखंड से लेकर लगातार इसका इंतज़ार करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में
देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सच मायने में एक हुआ। हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर की जो नींव है वह भी आज ही के दिन रखी। के एक मंदिर के पास दोनों की मुलाकात हुई, दोनों ही एक दूसरे से गले मिले। इस दौरान उनका वीडियो भी बनाया गया। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ, वायरल होने लगा। लोगों को दोनों नेताओं की बहनों की सादगी की चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बंदरों और जंगली सुअरों की समस्याओं को दूर करने के लिए फोकस्ड होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बंदरों की नसबंदी के लक्ष्य को दोगुना करने के साथ ही इनका प्रैक्टिकल समाधान प्रस्तुत करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किए जाने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि वनों के समीप गांव में सोलर लाइट लगाई जाए, पब्लिक को अवेयरनेस और पर्याप्त मात्रा में वन कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर मानव वन्य जीव संघर्ष अधिक होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए ताकि लोगों को पहले चेतावनी दी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बायोफेंसिंग का कार्य भी किया जाए। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और बायोफेंसिंग को बोर्ड की बैठक में नियमित एजेंडा बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ की हेल्पलाइन का भी लोकार्पण किया। बैठक में एक बात तो ये न बोला गया था कि इकोलॉजी भी बचानी और इकोनॉमी को भी मजबूत करना है। किस तरह से वन विभाग से ये वाइल्ड लाइफ के माध्यम को कंजर्व भी किया जाए और किस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे और साथ साथ एक मिशन लोमड़ी जिससे कि सुअरों की संख्या को कम किया जा सके, उसको भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही वन विभाग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम जो इस समय बंदरों के स्टरलाइजेशन के लिए किया जा रहा है, 50,000 का लक्ष्य इस वर्ष का रखा गया था, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में भी इसमें बात हुई है कि किस तरह की बंदरों की को उनका बांझीकरण ही बोलते हैं ना, बंध्याकरण करके किस तरह उनकी जनसंख्या को फर्दर एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत कम किया जा सके और जिससे जो खेती को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके। और साथ साथ ये भी आज ये होगा कि जो हमारी क्या कैरिंग कैपेसिटी है जो वाइल्ड लाइफ की और उनका जो उनका खाना है, भोजन उनका उपलब्ध, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी 2 तरह के जानवर होते हैं, तो किस तरह इसको जरूर देख लिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे देश के अंदर हमारा जो टाइगर्स के नंबर्स के हिसाब से हम 3रे स्थान पाए और अगर आप घनत्व के हिसाब से बात करेंगे तो हम देश में घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर है, क्योंकि 750 के साथ मध्य प्रदेश है जिसका कि हम 33% हैं। कर्नाटका का हम लोग 17वां हिस्सा है और उसके बावजूद हम 560 हैं और कर्नाटक 561 है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जब यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन की शुरुआत हुई थी उस समय ये हुआ था कि आने वाले 20 वर्षों में इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि हम 3 गुने से ज़्यादा पहुँचे हैं। तो किस तरह से टाइगर कंजर्वेशन पे काम किया जा सके। और आज एक और निर्णय में जो मोहर लगी, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हमको अगर जानवर नुकसान पहुँचा किसी आदमी की मौत हो जाती है तो उसके मुआवजे को भी 4 लाख से बढ़ा करके 6 लाख करने पर आज मोहर लगाई। बैठक में एक बात तो ये न बोला गया था कि इकोलॉजी भी बचानी और इकोनॉमी को भी मजबूत करना है। किस तरह से वन विभाग से ये वाइल्ड लाइफ के माध्यम को कंजर्व भी किया जाए और उत्तराखंड में महिला सुरक्षा, जीरो टॉलरेंस समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। अभी हाल ही में हाथीबड़कला क्षेत्र में मंत्री के आवास के पास ही एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। ये सरकार की घोर विफलता दर्शाता है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 के बाद से महिलाओं पर अत्याचार के मामले दोगुने हो गए हैं। अंकिता मर्डर केस हो या फिर उत्तरकाशी जिले में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला हो, तमाम घटनाओं पर सरकार न सिर्फ पर्दा डाला, बच्ची और बच्चियों को जो राहत राशि देनी चाहिए उसमें से 1 रुपए भी अभी तक नहीं दिया गया। मैं जो प्रायश्चित कर रहा हूं, मैं अपने कथन पर प्रायश्चित नहीं कर रहा। मैं प्रायश्चित इसलिए कर रहा हूं कि मेरे कथन की वजह से जो भी किया गया 5 सेकंड का वीडियो जारी करके बीजेपी को और बीजेपी की महिला विंग को एक मौका दे दिया कि वो अंकिता मर्डर केस से मामले को डाइवर्ट कर सके, उसको डाइवर्ट कर सके, ध्यान को दूसरी ओर को ले जा सके, क्योंकि ये लड़ाई अंकिता की और उसके न्याय की थी, जिसको करण मेहरा बनाम कुछ कर दिया गया। और मैं साफ कर दूं कि मैंने माफी क्या कह के मांगी, मैंने कहा माफी मैं उनसे मांग रहा हूं, अगर मेरी पूरी वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई आहत है तो क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। सारे आप मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि सबसे पहले वो फोटो किसने जारी की 2022 में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और इस समय भी मैं कह रहा हूं, वो अगर कहें कि उसमें टेम्परिंग नहीं है, कुछ नहीं, मुझे उस पर भी कुछ नहीं। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि 22 से ज्यादा मिनट के उस भाषण के केवल 5 सेकंड के अंश को जारी करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। मैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में जो कि पूर्व में मैंने जून माह में भी ली थी और जुलाई माह में भी ली और पुनः आज फिर अगस्त माह में के आखिरकार पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ उसकी समीक्षा की गई। सभी जिला प्रोविशन अधिकारी जनपदों से वर्चुअली जुड़े हुए थे और संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। तो विषय था, पिछली बार लिया था कि भाई हमारा जो वात्सल्य योजना है उस वात्सल्य योजना से जो हमारे लाभार्थी हैं क्या वो बराबर उस योजना का लाभ ले पा रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो वात्सल्य योजना में लाभ लेते हुए 5% जो आरक्षण सरकार ने उनको दिया है उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो ये सभी जनपदों से मसूरी के ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट के पास खाई में गिरने से दिल्ली के पर्यटक की मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और एनडीआरएफ मसूरी फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद खाई में गिरे युवक को निकालकर मसूरी उप जिला चिकित्सालय 108 एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद पर्यटक को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।